बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 21 वेव एंड ऑसिलेशन कोड 102 BS फिज़िक्स मॉर्निंग। और आज हमने कल जो है वो डॉपलर्स इफ़ेक्ट को स्टडी किया था, तो आज हमने लिमिटेशन ऑफ डॉपलर इफ़ेक्ट से स्टार्ट करना है। कल मैंने आपको डॉपलर इफ़ेक्ट की डेफिनेशन जो है वो बता दी थी। लिमिटेशन ऑफ डॉपलर इफ़ेक्ट। तो जो लिमिटेशन है डॉपलर इफ़ेक्ट की, इनमें नंबर 1 पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये मस्ट बी लेस देन होनी चाहिए फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है जी। नंबर 1, द वेलोसिटी of sound must be less than the velocity of source। तो velocity of sound v और velocity of source vs, तो v को must be less than होना चाहिए vs से। ठीक है। velocity of sound जो है वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स से वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है इसको वेलोसिटी ऑफ साउंड से सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है, जो वेलोसिटी है सोर्स ऑफ साउंड की, दैट मस्ट बी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। यानी कि साउंड की वेलोसिटी से सोर्स की वेलोसिटी जो है वो कम होनी चाहिए, ये पहला। और जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, ठीक है, नंबर 2, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर मस्ट बी लेस देन the velocity of sound। ठीक है जी। जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है v0 इज लेस देन v। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को हम v0 से, जो वेलोसिटी ऑब्जर्वर है v0, ये मस्ट बी लेस देन होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ साउंड से। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड vs और वेलोसिटी ऑफ साउंड v। तो ये दो हमारे पास पहले होगी लिमिटेशन। पहली तो ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड है इट मस्ट बी लेस देन, इट मस्ट बी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। और दूसरा यह है कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है इट आल्सो बी मस्ट लेस देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये दोनों, यानी कि दोनों ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस सूरत में आप डॉपलर इफ़ेक्ट जो है उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जो वेव फ्रंट्स होते हैं जो डिस्टार्ट हो जाते हैं शॉक वेव की वजह से, जब वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो ग्रेटर हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वो ग्रेटर हो जाती है वेलोसिटी ऑफ साउंड से, तो जब वेलोसिटी ऑफ साउंड ग्रेटर हो जाए वेलोसिटी ऑफ सोर्स से, तो उस वक्त क्या होता है, शॉक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। व्हेन वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर, sound v is greater than the velocity of source of sound, the shock waves are produced। तो शॉक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। और
शॉक वेव के प्रोड्यूस होने की वजह से जो ऑब्जर्वर है, हैंस ऑब्जर्वर विल नॉट ऑब्जर्व द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड जो है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो वेलोसिटी बढ़ जाती है द वेलोसिटी ऑफ साउंड से। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड जब ग्रेटर हो जाती है दैन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो शॉक वेव प्रोड्यूस हो जाती हैं। यानी कि जब वी एस ग्रेटर देन वी हो जाता है तो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और जब शॉक वेव प्रोड्यूस होती हैं तो आप डॉपलर इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये तीन हमारे पास है कि जब वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड जो है वो V जो है वो ग्रेटर हो जाती है वेलोसिटी ऑफ साउंड से, VS ज़्यादा हो जाती है वेलोसिटी ऑफ साउंड V से, तो हमारे पास शॉक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये तीन हमारे पास लिमिटेशंस है। नंबर वन, जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है ऑफ साउंड वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन दोनों सूरतों में हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, और अगर वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड ग्रेटर हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड से तो तब भी आप डॉपलर इफेक्ट जो है उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकें। अब आप आ जाएँ जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशन जिनके तहत डॉपलर इफेक्ट ऑब्ज़र्व नहीं होता। conditions in which the Doppler's effect is not observed। वो कंडीशंस के जिनमें डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं होता। तो नंबर वन, जब सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पे हों, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर आर एट रेस्ट, यानी कि V0 भी ज़ीरो हो और VS भी ज़ीरो, तो तब कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। तो डॉपलर इफेक्ट किस वक्त ऑब्जर्व होता है? डॉपलर इफेक्ट उस वक्त ऑब्जर्व होता है जब सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर के दरमियान में रिलेटिव मोशन जो है वो हो। ठीक है जी। उसके बाद नंबर दो पर, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो, व्हेन सोर्स एंड observer are moving in same direction with same velocity। ठीक है, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर देखें, अगर ये सोर्स है ये भी इस तरफ मूव कर रही है VS वेलोसिटी के साथ, और ये ऑब्जर्वर है ये भी इस तरफ मूव कर रहा है V1 वेलोसिटी के साथ, तो इनकी सेम वेलोसिटी है, तो आप यानी कि VS बराबर है V0 के, तो जब VS V0 के बराबर हो तो कोई डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट जो है, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर परपेंडिकुलर or in perpendicular direction to each other। ठीक है जी, जब दोनों एक दूसरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो तब भी डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्विंग है। और चौथा पॉइंट, व्हेन ओनली मीडियम इज मूविंग, व्हेन ओनली मीडियम इज मूविंग, यानी कि सिर्फ मीडियम मूव कर रहा है, यानी कि वो मीडियम के जिसके अंदर साउंड ट्रैवल कर रही है। अब कौन सा मीडियम हो सकता है? एयर, सिर्फ एयर मूव कर रही है, ना सोर्स मूव कर रहा है ना ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो उस केस में भी हम डॉपलर इफेक्ट जो है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके अंदर हम डॉपलर इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब कंडीशंस के जिनमें डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, कंडीशंस in which Doppler effect is observed। इसमें जो हमारे पास नंबर 1 कंडीशन है कि मूविंग ऑब्जर्वर हो और स्टेशनरी रेस्ट सोर्स हो साउंड की। ठीक है, मूविंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स ऑफ साउंड एट रेस्ट। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर सोर्स ऑफ साउंड एट रेस्ट and source of sound moving and observer is at rest। अगर सोर्स ऑफ साउंड जो है वो मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर V0 0 है और पहली कंडीशन के अंदर Vs जो है वो 0 है। और तीसरा पॉइंट है कि दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव कर रहे हैं, बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग, कि दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। तो इन 3 कंडीशंस के तहत हमें जो है वो डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होता है। अब पहला केस हमने देखना है कि मूविंग ऑब्जर्वर है और स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड है, पहला केस। और इस पहले केस के अंदर भी 2 सब केसेस आएंगे। ठीक है, तो केस नंबर 1, मूविंग ऑब्जर्वर और स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। केस नंबर 1, मूविंग ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। इसके अंदर भी हमारे पास 2 केसेस हैं। नंबर 1 या ए इसको क्या लें, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर इज मूविंग
टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, यानी कि हमारे पास यहाँ पर VS0 है, लेकिन V0 जो है वो ज़ीरो नहीं है। ऑब्ज़र्वर जो है वो मूव कर रहा है। पहले देखें यहाँ पर इस ओरिजिन के ऊपर ऑब्ज़र्वर यहाँ पे रेस्ट पे था, ऑब्ज़र्वर जो है वो रेस्ट पे था और फिर मूव करके इस ओरिजिन से इस ओरिजिन और प्राइम तक कर देता है। ये अब मूविंग है, यहाँ पर मूव करके ओ प्राइम के ऊपर आता है, तो इसके दरमियान डिस्टेंस ये D कवर करता है और कोई सी V0 वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही हैं फ्रिक्वेंसी, वो फ्रिक्वेंसी कितनी है F0, और ये F0 फ्रिक्वेंसी जो है ये हमारे पास बराबर है V/λ के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो जो साउंड वेव हैं वो एक कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी F0 के साथ प्रोड्यूस हो रही हैं और वेव फ्रंट्स जो हैं वो प्रोपोगेट कर रहे हैं सिमेट्रिकली अवे फ्रॉम द सोर्स विद कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है, स्पीड v यानी कि जो स्पीड है साउंड की, कांस्टेंट स्पीड है वो v है। तो ये स्पीड जो है इसको कहते हैं हम स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं इन द मीडियम। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स जो है वो हमें पता है वो वेव लेंथ होती है। तो फ्रिक्वेंसी जो ऑब्ज़र्व होगी रेस्ट ऑब्जर्वर से इज़ इक्वल टू द एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स। ठीक है, अब देखें कि जब यहाँ पर रेस्ट पे ऑब्जर्वर तो मूव नहीं कर रहा, तो जो सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो फ्रिक्वेंसी जो यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहा है वो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है। लेकिन अपरेंट फ्रिक्वेंसी कब होगी? जब ये ऑब्जर्वर जो है ये मूव करना शुरू कर देगा और सोर्स ऑफ साउंड के पास जाना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे पास ये सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है, और ये इसकी तरफ ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है, तो फिर अपरेंट चेंज जो है वो फ्रिक्वेंसी के अंदर आएगी। तो नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास, नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास पर यूनिट टाइम जो है वो कितनी है, वो V/λ है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स जो आ रही हैं वो कितनी होगी, वो V/λ t के बराबर होगी। ठीक है, ये नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो आ रही है। अब ये अमाउंट ऑफ वेव जो एमिट हो रही है स्टेशनरी सोर्स से, ये रिसीव कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट टाइम। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि ऑब्जर्वर ने जो है वो मूव करना शुरू कर दिया किसी वेलोसिटी V0 के साथ। तो जब ऑब्जर्वर ने किसी वेलोसिटी V0 के साथ मूव कर, वो डिस्टेंस d कवर करता है और ओरिजिन O प्राइम पोजीशन के ऊपर न्यू पोजीशन O प्राइम पे पहुंच जाता है। ये पोजीशन O थी, यहाँ पर ये न्यू पोजीशन O प्राइम है। तो हमारे पास जो एडिशनल वेव रिसीव होंगी, एडिशनल वेव्स जो ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है, एडिशनल वेव्स रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर। देखिए, पहले जो वो वेव्स रिसीव कर रहा था वो कांस्टेंट थे, उनमें कोई चेंज नहीं था आ रहा, जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं थी। लेकिन जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो अब वो एडिशनल नंबर ऑफ वेव्स भी चलेगा और वो कहोगे V0 t/λ। ये एडिशनल नंबर ऑफ वेव्स जो है वो रिसीव करेगा। तो ये जो हमारे पास एडिशनल नंबर ऑफ वेव्स हैं, ये स्पेस के अंदर, ये जो d स्पेस है इसके अंदर ये कंटेन हो रही हैं और ये ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है जब वो पोजीशन O प्राइम तक पहुंच जाता है। तो नेट वेव जो रिसीव्ड है ऑब्जर्वर, अब ऑब्जर्वर जो नेट वेव्स को रिसीव कर रहा है, यानी कि जो टोटल वेव्स को रिसीव कर रहा है ऑब्जर्वर, the net waves received by observer। तो नेट वेव जो रिसीव कर रहा है ऑब्जर्वर वो हमारे पास क्या होगी, नेट अमाउंट ऑफ वेव्स इज इक्वल टू एक्चुअल वेव्स
प्लस एडिशनल वेव्स, एक्चुअल वेव्स प्लस एडिशनल वेव्स। तो एक्चुअल वेव्स कितनी थी आपके पास? एक्चुअल वेव्स थी आपके पास वी टी ओवर लैम्डा प्लस वी नॉट टी ओवर लैम्डा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू टी, ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो है जो नेट अमाउंट ऑफ वेव्स है इट इज़ डिवाइडेड बाई टी, और ये हमारे पास बराबर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट ओवर लैम्डा। ये चीज़ें आई हमारे पास, ये नेट अमाउंट ऑफ वेव्स हमारे पास आ जाएंगे। अब ये जो हमारे पास नेट अमाउंट ऑफ वेव्स हैं पर यूनिट टाइम, ये एक्चुअली फ्रिक्वेंसी है। कौन सी फ्रिक्वेंसी? जो ऑब्जर्वर हर्ड कर रहा है, एफ ए फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर है। हम कहते हैं उस ऑब्जर्वर का नाम ए रख देते हैं, वी नॉट ओवर लैम्डा, ये कर। अब ये वैल्यू जो है, आप जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास, ठीक है, उस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप इसको सब्स्टिट्यूट करें। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि एफ नॉट वी ओवर लैम्डा के बराबर है। तो यहाँ से आप वैल्यू जो है वो लैम्डा की निकाल लें, ठीक है। तो ये वैल्यू लैम्डा की जो है यहाँ से क्या निकलेगी? वी ओवर एफ नॉट, और ये वैल्यू उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो एफ ए इज़ इक्वल टू वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी ओवर एफ नॉट। तो एफ ए जो है वी प्लस वी नॉट ओवर वी इंटू एफ नॉट, ये आ जाएगा। तो जो वी ओवर वी नॉट ये है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए एफ ए इज़ ग्रेटर देन एफ नॉट। तो एफ ए जो है वो एफ नॉट से ग्रेटर है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वर को ऊंची आवाज़ सुनाई दे रही है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई है, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। तो जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई है, फ्रिक्वेंसी बढ़ गया, तो ऑब्जर्वर जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ से अपरेंट, यानी इसको नंबर ऑफ़ वेव्स जो हैं, जब ऑब्जर्वर ने सोर्स की तरफ मूव करना शुरू किया तो ऑब्जर्वर करो जो नंबर ऑफ़ वेव्स रिसीव हो रही हैं वो ज़्यादा हैं। जब वो रेस्ट पर था तो कांस्टेंट नंबर ऑफ़ वेव्स रिसीव हो रही थी, लेकिन जो ही उसने टुवर्ड्स के मूव करना शुरू किया तो वो जो नंबर ऑफ़ वेव्स हैं वो बढ़ गई, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। तो ये पहला केस हमारे पास आ गया। अब हम ये कहते हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स है, बी पार्ट इसका। ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, ठीक है। अब ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स। तो अब ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर ओ प्राइम तक पहुँच गया था। अब इसने ओ प्राइम से इस तरफ मूव करना वी नॉट वेलोसिटी की तरफ, ओरिजिन ओ की तरफ शुरू कर दिया, और ये हमारे पास सोर्स जिसकी वी एस 0 है और वी नॉट वेलोसिटी के साथ इसने अवे जो है वो मूव करना शुरू कर दिया। तो जो हमारे पास एक्चुअल हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स हैं, ठीक है, एफ नॉट तो हमारे पास वही रहेगी वी ओवर लैम्डा, ठीक है। और जो एडिशनल वेव्स हैं हमारे पास, वो एडिशनल कितनी हमारे पास वी नॉट टी ओवर लैम्डा के बराबर है। और जो एक्चुअल वेव्स हैं वो वी टी ओवर लैम्डा के बराबर है। तो अब जो नेट अमाउंट ऑफ वेव्स हैं
वो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट प्लस एडिशनल नंबर ऑफ वेव्स के बराबर होगा। लेकिन अब जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में सोर्स के मूव कर रहा है, तो वहाँ पर एक नेगेटिव का साइन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो नेट अमाउंट ऑफ वेव्स हैं वो बराबर होंगी एक्चुअल वेव्स प्लस एडिशनल वेव्स। लेकिन यहाँ पर जो है अब ये जो नेट अमाउंट ऑफ वेव्स हैं इनके अंदर ये आ जाएगा वी टी ओवर लैम्डा माइनस वी नॉट टी ओवर लैम्डा, क्योंकि अब ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो हमारे पास जो है वो नेट अमाउंट ऑफ वेव्स divided by t, that is equal to v over lambda minus v naught over lambda। तो ये नेट अमाउंट ऑफ वेव्स ओवर टी जो है ये क्या फ्रिक्वेंसी है, अब यहाँ पर हम इसको कह देते हैं ये फ्रिक्वेंसी एफ बी है। ठीक है, v माइनस वी नॉट ओवर लैम्डा, और इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू जो है इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दें, ये जो इक्वेशन आपके पास v ओवर लैम्डा, तो ये आ जाएगी एफ बी वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो v ओवर एफ नॉट आ जाएगी। तो एफ बी हमारे पास आ जाएगा v माइनस वी नॉट ओवर v इंटू एफ नॉट। अब आप देख सकते हैं कि v माइनस वी नॉट इज़ लेस दैन 1, सो एफ बी इज़ लेस दैन एफ नॉट। अब जो आपका ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स, तो जब ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि वो जो नंबर ऑफ वेव्स रिसीव कर रहा है वो नेट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो रिड्यूस हो रही हैं। ठीक है, वो जो है वो कम हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो वो फ्रिक्वेंसी रिसीव कर रहा है वो फ्रिक्वेंसी जो है वो कम फ्रिक्वेंसी रिसीव कर रहा है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमने अभी ये केस जो स्टडी किया है, इस केस के अंदर हमने देखा है कि हमारे पास हमने दो केसेस स्टडी किए हैं। पहला केस जो था उसके अंदर हमने ये स्टडी किया कि जब हमारे पास ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, तो जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा था टुवर्ड्स द सोर्स तो कंक्लूजन क्या आया, ए पार्ट का कंक्लूजन है कि द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस, ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स सोर्स। ठीक है, और बी था हमारे पास द फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेस, ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। जब वो अवे मूव करता है सोर्स से, तो ठीक है, तो ये हमारे पास दो रिजल्ट्स जो हैं वो आ गए। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है जब टुवर्ड्स मूव करता है, यानी कि एडिशनल नंबर ऑफ वेव्स जब बढ़ती हैं और तो नेट अमाउंट ऑफ वेव्स जो है वो इंक्रीज़ होती हैं तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम जो है, जो नेट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम है वो एक्चुअली क्या, दैट इज़ द फ्रिक्वेंसी, दिस इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो जब नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम जो है वो इंक्रीज़ करेंगी तो तब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, और जब नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम जो है वो डिक्रीज़ करेगी तो फ्रिक्वेंसी जो है वो
देखिए ये तो हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है कल इसके अगले नेक्स्ट केसेस जो हैं उनको स्टडी करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।